पहचान की राजनीति ये एक दो-धारी तलवार जैसी है। मतलब ये समाज को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो आज हम इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे समाज में जो इतनी अलग-अलग तरह की पहचानें हैं, वो लोकतंत्र के लिए कोई खतरा है? तो क्या इसका कोई सीधा सा जवाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में होता ये है कि जब इन सामाजिक पहचानों को राजनीति में लाया जाता है, तो इसके फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी। जैसा मैंने कहा, ये सच में एक दो-धारी तलवार है। तो इस दो-धारी तलवार को ठीक से समझने के लिए हम भारत के 3 बड़े सामाजिक बंटवारों को देखेंगे। वो हैं लिंग, धर्म और जाति। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में इनकी क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं लिंग के मुद्दे से। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सामाजिक विभाजन की जो दुनिया में हर जगह है, यानी जेंडर। और हम ये देखेंगे कि कैसे इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना एक बहुत ही जरूरी और पॉजिटिव बदलाव की वजह बना। देखिए, इसकी जड़ें अक्सर एक सोच में होती हैं, जिसे कहते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें यह मान लिया जाता है कि घर का काम तो भाई औरतों की ही जिम्मेदारी है और मर्द बाहर जाकर काम करेंगे। और कमाल की बात यह है कि इस बंटवारे को कुदरती मान लिया जाता है, जैसे इसे बदला ही नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि घर के कामकाज की बात राजनीति की किताब में क्यों? क्या ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है? तो बात यह है कि जब भी कोई सिस्टम समाज में गैर बराबरी पैदा करता है ना, तो उसका हल भी लगभग हमेशा पॉलिटिकल ही होता है। और ये जो विभाजन है ना, वो सिर्फ सोच में नहीं, आंकड़ों में भी साफ दिखता है। एक सरकारी सर्वे के ये आंकड़े देखिए। ये बताते हैं कि औरतें औसतन मर्दों से रोज 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। लेकिन असली बात यह है कि उनके ज्यादातर काम का कोई पैसा नहीं मिलता, उसे काम गिना ही नहीं जाता। और यहीं से नारीवादी आंदोलनों की भूमिका शुरू होती है। उन्होंने घर के इन मुद्दों को, जिन्हें निजी माना जाता था, पब्लिक के सामने रखा और कहा कि ये एक सामाजिक गैर बराबरी है और इसका राजनीतिक हल निकलना ही चाहिए। हाँ, तरक्की तो हुई है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये आंकड़े देखिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की दर हो या फिर राजनीति में हिस्सेदारी, आज भी कितना बड़ा फासला है। लोकसभा में 15% से भी कम महिलाएं और राज्यों की विधानसभाओं में तो 5% से भी कम। ये नंबर खुद ही चीख चीख कर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्शन अभी भी कितना जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हुआ तलवार का एक पहलू। अब चलिए इसका दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू देखते हैं। ये तब होता है जब धर्म जैसी पहचान का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तोड़ने के लिए किया जाता है। महात्मा गांधी का एक बहुत गहरा विचार था। वो कहते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। पर उनका मतलब ये नहीं था कि किसी एक धर्म का राज हो। उनका मतलब था कि हर धर्म में जो अच्छी नैतिक बातें हैं, जो मोरालिटी है, उससे राजनीति का रास्ता दिखाना चाहिए। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब इस बात का गलत मतलब निकाला जाता है। और यहीं से जन्म होता है सांप्रदायिकता का। ये एक ऐसी सोच है जो मानती है कि समाज का सबसे बड़ा आधार धर्म ही है। मतलब एक इंसान की पहचान सिर्फ उसके धर्म से है। वो किस देश का नागरिक है, क्या भाषा बोलता है, क्या काम करता है, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। अपने चरम पर जाकर तो ये सोच ये भी कहती है कि अलग अलग धर्मों के लोग एक देश में रह ही नहीं सकते। अब भारत की धार्मिक बनावट देखिए, यहाँ कितनी ज्यादा विविधता है। सांप्रदायिक राजनीति इसी विविधता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वो लोगों के मुश्तरका यानी कॉमन पहचानों को नजरअंदाज करके सिर्फ धार्मिक मतभेदों पर जोर देती है, ताकि समाज को बांटा जा सके। तो ये सांप्रदायिकता राजनीति में दिखती कैसे है? इसके कई रूप हैं। ये आम जिंदगी में दूसरे धर्म के लिए छोटी मोटी गलत धारणाओं से शुरू होती है, फिर ये अपने धर्म को दूसरों से बेहतर मानने की सोच तक जाती है, और फिर ये अपने धार्मिक समूह का राजनीतिक दबदबा बनाने की कोशिश करती है। और इसका सबसे भयानक रूप होता है दंगे, हिंसा और नरसंहार। इन सब का एक ही मकसद होता है, समाज को बांटना। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे मुश्किल उदाहरण की, जाति। जाति का मुद्दा हमें दिखाता है कि कैसे पहचान की राजनीति एक ही वक्त में अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। देखिए, जाति व्यवस्था भारत के समाज की एक बहुत ही अनोखी और गहरी सच्चाई है।
ये एक ऐसा सोशल हायरार्की यानी ऊंच नीच का ढांचा है जिसने सदियों से लोगों को उनके काम और उनकी सामाजिक हैसियत में बांध के रखा है। और इसका असर सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक भी रहा है, जो आज तक दिखता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे ऐतिहासिक रूप से जो जातियां हाशिए पर रहीं, उनमें आज गरीबी का प्रतिशत कितना ज्यादा है। ये एक सीधा और बहुत ही परेशान करने वाला लिंक है। तो फिर इसका पॉजिटिव साइड क्या है? देखिए, जब जाति का मुद्दा राजनीति में आया तो इसने उन दलित और पिछड़ी जातियों को एक आवाज दी जिन्हें सदियों से दबाया गया था। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो अपने खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोक सके और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांग सके। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है। कई बार जब राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति पर सिमट कर रह जाती है तो गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इससे समाज में तनाव भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये जाति की पहचान को खत्म करने के बजाय उसे और भी ज्यादा पक्का कर देती है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सही है कि राजनेता लोगों को सिर्फ उनकी जाति के आधार पर एक वोट बैंक की तरह देखें? जब लोग नागरिक नहीं, सिर्फ वोट बन जाते हैं, तब लोकतंत्र का क्या होता है? तो हमने लिंग, धर्म और जाति के ये 3 उदाहरण देखे। इन सब से हम आखिर क्या समझ सकते हैं? चलिए, अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। देखिए, बात एकदम साफ है। समाज में अलग अलग पहचानों का होना, चाहे वो जेंडर हो, धर्म हो या जाति, ये अपने आप में कोई समस्या नहीं है। असल समस्या ये है कि राजनीति इन पहचानों को कैसे देखती है और कैसे इस्तेमाल करती है। नतीजा अच्छा होगा या बुरा, ये सब इसी पर निर्भर करता है। तो आखिर में सारी जिम्मेदारी देश के नेताओं और सरकार पर आ जाती है। ये उन्हें तय करना है कि वो समाज के अलग अलग ग्रुप्स के बीच पुल बनाना चाहते हैं या फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन दरारों को और भी ज्यादा गहरा करना चाहते हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। वो कौन सी बारीक लकीर है जब किसी समूह के लिए इंसाफ की लड़ाई दूसरों पर हावी होने की कोशिश बन जाती है? वो क्या चीज़ है जो एक ही तरह की पहचान की राजनीति को कभी लोकतंत्र के लिए अच्छा और कभी बुरा बना देती है?